नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखो इस मॉलिक्यूल में हमें चेक करना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। आप ध्यान देना, देखो इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो इट इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इस केस में भी अगर आप ध्यान दें तो these two pi electrons and one lone pair of oxygen will be involved in resonance। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल इट विल बी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर बात की जाए, देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होगा। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, जैसा कि आप देखो हकल्स रूल में हम बात करते हैं कि रिंग शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि आप याद करें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये साइक्लिक मॉलिक्यूल की कंडीशन है। अब सेकेंड हम कहते हैं प्लेनर रिंग। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है, देखो कि इस कंपाउंड में 2 रिंग्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो प्लेनर रिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इन कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि ये जो कार्बन एटम्स है सैचुरेटेड कार्बन एटम्स, ये 4 कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर आप देखेंगे तो जो साइक्लिक रेजोनेंस हमें मिल रहा है वो साइक्लिक रेजोनेंस केवल इसी रिंग में प्रेजेंट है। तो अब पॉइंट है कि जैसा कि हम बात करते हैं कि रिंग शुड बी प्लेनर, तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है कि अगर 2 रिंग्स प्रेजेंट है तो दोनों ही रिंग्स प्लेनर होना जरूरी है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ये मैंने आपको रूल एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि अगर कंपाउंड में सपोज 3 रिंग्स प्रेजेंट है तो तीनों ही रिंग्स प्लेनर हो, ऐसा कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। 3 रिंग्स प्लेनर हो सकती हैं, लेकिन 3 रिंग्स अगर प्रेजेंट है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द 3 रिंग्स must be planar for a molecule to be aromatic. No, it's not necessary condition. The compound may be aromatic in respect of only one ring. It may be aromatic in respect of 2 rings, or it may be aromatic in respect of all the 3 rings. तीनों conditions possible हैं। हमें देखना है कि कम से कम एक रिंग तो प्लेनर मिलना चाहिए, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उसके लिए बस आप तो ये चेक करो कि साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस शुड बी ओवर द कंप्लीट रिंग। अब ओवर द कंप्लीट रिंग में अगर हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस अगर रिंग को कवर कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस दोनों ही रिंग्स को कवर करे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंस जिस रिंग को कवर कर रहा है वो ये रिंग कवर कर रहा है, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि रेजोनेंस दोनों रिंग्स को कवर करे। रेजोनेंस दोनों रिंग्स को भी कवर कर सकता है, और ये हो सकता है एक ही रिंग को कवर करे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रेजोनेंस है, जो साइक्लिक रेजोनेंस है, वो इस रिंग की बाउंड्री को कवर कर रहा है, या हो सकता है दोनों रिंग्स की बाउंड्री को कवर कर जाए। दोनों ही केस में हम मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात कर सकते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जो रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं वो अगर कंपाउंड में 2 रिंग्स हैं तो दोनों ही रिंग्स पे हमें रेजोनेंस मिले। नो, एक सिंगल रिंग के रिस्पेक्ट में भी हम मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल यहां पर एरोमेटिक होगा। अच्छा देखो 10th की अगर बात की जाए तो 10th में जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अगर आप यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हमें ये कहा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो आंसर है 8। 1 2 3 4 इन 4 पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस इन द मॉलिक्यूल इज 8। अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग मैं इस मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक कहूं? आंसर है नो। ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल भी यहां पर एरोमेटिक है। क्वेश्चन है जब 8 इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ? देखो ये इसलिए एरोमेटिक है क्योंकि ऑल्दो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, बट आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग फॉर एरोमेटिसिटी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही हम यहां पर काउंट करेंगे हकल्स रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो आपको उन इलेक्ट्रॉन्स को हकल्स रूल के अकॉर्डिंग काउंट करना होता है जो साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब आप देखो इस पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए तो ये साइक्लिक रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। अगर आप साइक्लिक रेजोनेंस की बात करोगे, अगर आप बाउंड्री की बात करोगे, तो देखो क्लोज बाउंड्री में जो रेजोनेंस आपको मिल रहा है
वो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो क्लोज बाउंड्री का रेजोनेंस है वो तो इन 3 पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस है। आप ध्यान देना, ये जो 3 पाई बॉन्ड्स है ये यहां पर क्लोज बाउंड्री में साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। अगर आप इस पाई बॉन्ड की बात करोगे तो क्या इस पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट से कोई क्लोज बाउंड्री आपको मिल रही है क्या? नो। अब देखो, मैं डेफिनेटली इस पाई बॉन्ड को कवर करता अगर ये भी क्लोज बाउंड्री के रेजोनेंस का पार्टिसिपेट उसमें अगर ये पार्टिसिपेट करता, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व है लेकिन ये क्लोज बाउंड्री के रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए हमने इस पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड करते हुए यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बोल रहा हूं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है एंड अकॉर्डिंग टू 6 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी एरोमेटिक। एक पॉइंट समझ लेना, अगर आपको ये लगता हो कि सर आपने उस पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, ऐसे तो फिर हम कभी भी पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड कर दें या इंक्लूड कर दें हम अपनी चॉइस से, तो ऐसा नहीं है। देखो, हमें उस पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड करना है या उन इलेक्ट्रॉन्स को जो रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन हमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हुए भी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सक्लूड करना होगा जो साइक्लिक रेजोनेंस के पार्ट नहीं है, जो एक क्लोज बाउंड्री के पार्ट नहीं है। तो आप देखो, ये पाई बॉन्ड जो है वो क्लोज बाउंड्री का पार्ट नहीं है। आप सोचिए, अगर मैं यहां पर इस पाई बॉन्ड को यहां पर इन्वॉल्व करता हूं तो फिर मुझे यहां पर रेजोनेंस इस पार्ट में मिलेगा, तो ये क्लोज बाउंड्री का पार्ट नहीं है। मैं क्लोज बाउंड्री की अगर बात करूं तो ये क्लोज बाउंड्री है जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल यहां पर एरोमेटिक होगा। अब एक बात ध्यान देना, देखो अगर इस पाई बॉन्ड के साथ में मान लो यहां भी एक पाई बॉन्ड ले लिया जाए, अगर यहां पर भी एक पाई बॉन्ड ले लिया जाए जैसा कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल में दिया हुआ है, तो फिर हम कह सकते हैं देखो अब मैं इन 2 पाई बॉन्ड्स को भी इन 3 पाई बॉन्ड्स के साथ में इंक्लूड करूंगा फॉर एरोमेटिसिटी। क्योंकि अब आप ध्यान देना, अगर इन 2 पाई बॉन्ड्स को भी मैं इंक्लूड करता हूं तो अब यहां पर मुझे एक न्यू क्लोज बाउंड्री मिलेगी जिसमें यहां पर हमें साइक्लिक रेजोनेंस मिल जाएगा। ध्यान देना, अगर यहां भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है जो वहां पर मिसिंग था, तो इस केस में आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, अब यहां पर एक न्यू क्लोज बाउंड्री मुझे यहां पर मिल रही है जिसमें आप कह सकते हैं ये इस बाउंड्री में, इस क्लोज बाउंड्री में आपको अब यहां पर रेजोनेंस मिल जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स क्लोज बाउंड्री के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको फिर हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उन्हें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर हम कह सकते हैं देखो, अब यहां पर जो क्लोज बाउंड्री आपको मिल रही है, अब ये आप कह सकते हैं कि यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस में दोनों रिंग्स कवर हो रही है, जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो साइक्लिक रेजोनेंस में एक ही रिंग कवर हो रही है। अगर एक रिंग कवर हो रही है तो फिर मैंने ओनली 3 पाई बॉन्ड्स को काउंट किया। यहां भी साइक्लिक रेजोनेंस में 1 रिंग कवर हो रही है और उसमें 3 पाई बॉन्ड्स को हमने काउंट किया है। यहां पर आप कह सकते हैं अब साइक्लिक रेजोनेंस में दोनों रिंग्स कवर हो रही है, क्योंकि इस बार आप देखो ये कंप्लीट बाउंड्री यहां पर अब रेजोनेंस में कवर्ड है। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है साइक्लिक रेजोनेंस में एक क्लोज बाउंड्री में, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होगा। तो इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बात ये? अब जरा ध्यान देना, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, अब यहां पर आप बता सकते हैं साइक्लिक रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन है। इस केस में आप ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे साइक्लिक रेजोनेंस में यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन साइक्लिक रेजोनेंस। ध्यान दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड भी साइक्लिक रेजोनेंस का पार्ट है, क्योंकि देखो इस पाई बॉन्ड को अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो आपको इस बाउंड्री में, ध्यान देना, इस क्लोज बाउंड्री में आपको रेजोनेंस मिल जाएगा। और देखो जिन इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है और जो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो क्लोज बाउंड्री वाले रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें फिर आप एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, उनको तो हमें इंक्लूड करते हुए एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल डिसाइड करना है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि 1 2 3 4, ये यहां पर 4 पाई बॉन्ड्स मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसमें दोनों रिंग्स कवर हो रही है। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हुए यहां पर हम बात कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब दिस मॉलिक्यूल इज नाउ एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्योंकि आप याद करें, अगर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का काउंट 4 के मल्टीपल में है, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए हम बात करते हैं 4n + 2, जबकि एंटी एरोमेटिक के लिए हम बात करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर कंडीशन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इट विल बी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल।
क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आप ध्यान देना, देखो इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो देखो यहां पर रेजोनेंस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या है? देखो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इस रेजोनेंस में जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट कर रहे हैं उसमें रिंग का आउटसाइड वाला एटम्स के इलेक्ट्रॉन भी काउंट हो रहे हैं। मेरा पॉइंट समझना, अगर मैं इस पाई बॉन्ड का इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कंसीडर कर रहा हूं, तो इन 2 पाई बॉन्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड तो आप ऑक्सीजन के लिए भी काउंट करेंगे। तो ऐसे में देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इन 2 पाई बॉन्ड्स को रेजोनेंस में कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि इन 2 पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। लेकिन हम 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो रिंग के एटम और आउटसाइड वाले एटम के बीच में प्रेजेंट है। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो हकल्स रूल में हम केवल रिंग के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं 4n+2 या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ऐसे में पॉइंट है कि यहां जो पाई बॉन्ड है वो तो एक रिंग के एटम और एक आउटसाइड वाले एटम के बीच में शेयर हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, देखो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है, कोई इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, वो अगर रिंग के एटम और आउटसाइड वाले एटम के बीच में शेयर हो रहा है, तो ऐसे में उन इलेक्ट्रॉन्स को आपको एक्सक्लूसिवली किसी एक एटम की ओर ट्रांसफर करके फिर आपको डिसाइड करना होगा एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो अब ध्यान देना, अभी मैं इस पाई बॉन्ड को यहां पर काउंट इसलिए नहीं कर पा रहा हूं एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए, क्योंकि ये पाई बॉन्ड रिंग और आउटसाइड वाले एटम के बीच में शेयर्ड है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, देखो इसकी टेक्निक क्या होगी, फिर कैसे डिसाइड करें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो इसका तरीका क्या होगा, ध्यान देना, पहले हमें इस पाई बॉन्ड को किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा, या तो टुवर्ड्स ऑक्सीजन या टुवर्ड्स कार्बन। अब क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग क्या रैंडमली कैसे भी कर दें? नो, शिफ्टिंग लॉजिकल होनी चाहिए। और अगर मैं लॉजिकल शिफ्टिंग की बात करूं, तो फिर तो मैं कहूंगा कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो आप ध्यान देना, देखो इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन की बात करूं, तो क्या होनी चाहिए, देखो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसको फिर मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा। और अब आप ध्यान देना, इस शिफ्टिंग के बाद में जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, इस शिफ्टिंग के बाद में जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, वो स्ट्रक्चर अब हमें ये मिलेगा। देखो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, और इस पाई बॉन्ड के यहां शिफ्ट करने के साथ में ये कार्बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और अब आप ध्यान देना, अब मैं यहां पर बात कर सकता हूं साइक्लिक रेजोनेंस की। देखो अब यहां पर ये साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, बिकॉज दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। और अब आप देखो जो रिंग का आउटसाइड वाला एटम था ऑक्सीजन, अब वो यहां से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब उस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अभी कोई यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं है। तो अब मैं कह सकता हूं कि अब जो मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा वो रिंग के एटम्स के जो एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं काउंट करूंगा। और उन एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रॉन्स में क्या बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आंसर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है इसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में कॉन्जुगेशन में है और यहां रेजोनेंस होगा। और अब मैं इस कह सकता हूं कि इस साइक्लिक रेजोनेंस में, अब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि साइक्लिक रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल इट विल बी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ये एरोमेटिक होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर इस तरह से रिंग के एटम और आउटसाइड वाले एटम के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहले आपको उस पाई बॉन्ड को किसी एक एटम की ओर ट्रांसफर करना होगा। अब किस एटम की ओर ट्रांसफर करेंगे वो शिफ्टिंग लॉजिकल होनी चाहिए। यहां पर मैंने शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन की है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्योंकि इस शिफ्टिंग के बाद में अब मैं कह सकता हूं कि जो रिंग के एटम्स हैं वो रिंग के एटम्स कौन से हैं? 3 कार्बन, 1 2 3। अब ये 3 कार्बन यहां पर हैं जिनके मैंने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया है, क्योंकि एरोमेटिक कंडीशन या एंटी एरोमेटिक के लिए हम रिंग के एटम्स के ही इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल यहां पर एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये? और देखो इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में जो आयन आपको दिया हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, these 2 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस लोन पेयर, टोटल यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद pi बॉन्ड, दिस pi बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस pi बॉन्ड एंड दिस pi बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमें साइक्लिक रेजोनेंस मिल जाएगा, क्लोज बाउंड्री में रेजोनेंस मिल जाएगा, और उस क्लोज बाउंड्री में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इट विल बी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए तो इट विल बी एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज बाउंड्री में जो पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इट विल बी एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अब जरा देखो, ये एग्जांपल एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज कंपेरेबल टू एग्जांपल नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल उसके कंपेरेबल केस है। इस केस में भी आप देखो, पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन फिर से क्या हो रहा है, रिंग का एटम और आउटसाइड वाले एटम के बीच में pi बॉन्ड प्रेजेंट है। अब रिंग के एटम और आउटसाइड वाले एटम के बीच में pi बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इस pi बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी होगी towards any one atom and that must be towards oxygen because oxygen is more electronegative than carbon। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो आप देखो, मैं यहाँ पर अगर इसकी शिफ्टिंग करता हूँ और यहाँ पर अगर इसकी शिफ्टिंग करता हूँ, शिफ्टिंग शुड बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दैट इज ऑक्सीजन। क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर इस pi बॉन्ड को, अभी मैं इस pi बॉन्ड को एरोमेटिसिटी के लिए काउंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें केवल उन्हीं एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हुए काउंट करना होता है जो रिंग फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। ऑक्सीजन का रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर इस pi बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्सीजन का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि साइक्लिक रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो दिस ऑक्सीजन नेगेटिव एंड कार्बन पॉजिटिव, दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव एंड कार्बन इज पॉजिटिव। और अब आप ध्यान देना, this pi bond is in conjugation with positive charge and this pi bond is also in conjugation with positive charge। यहां पर हम बात कर सकते हैं अब इस साइक्लिक रेजोनेंस में, यहां पर अब हम बात कर सकते हैं कि इस साइक्लिक रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर तो आप देखो इन 2 pi इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल को भी हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन साइक्लिक रेजोनेंस, अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 रिंग के 4 कार्बन है, और रिंग के जो एटम्स हैं, जो रिंग फॉर्मेशन में एटम्स यूज हो रहे हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो ओनली 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 pi इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंग इट विल बी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। आया समझ में? और एग्जांपल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब आप ध्यान देना, तो 17 की अगर बात की जाए तो 17 यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और क्वेश्चन नंबर 19 ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना। आप देखो इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो जो क्वेश्चन नंबर 17 में मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, अगर हम बात करें कि इज इट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, तो ध्यान देना आंसर है इट इज नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल यहां पर नॉन एरोमेटिक है। समझना इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे ये मॉलिक्यूल यहां पर नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो देखो एक्सपेक्टेड है कि दिस मॉलिक्यूल शुड बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है तो ऐसा हमें लगता है कि यहां पर 4 pi बॉन्ड्स मतलब 8 pi इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और अगर 8 pi इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर तो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 8 pi इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टर है वो तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। देखो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के लिए ये एक्सपेक्टेड था कि ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन
एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल हमें नॉन एरोमेटिक मिलता है। अब ऐसा क्यों, देखो क्या रीजन है। वास्तव में देखो अगर बात की जाए तो इस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस हमें मिलता है, इस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, आप ध्यान देना। इस मॉलिक्यूल का जो शेप हमें मिलता है वो एक्चुअली ऐसा शेप मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड टफ शेप। आप ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल हमें एक्चुअली इस फॉर्म में मिलता है, टफ शेप में। और अगर इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल एग्जिस्टेंस, अगर इसका शेप टफ शेप है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब रिंग इज नॉन प्लेनर। अगर ये टफ शेप है, इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं दिस रिंग इज नॉन प्लेनर रिंग। और आप याद करें, अगर रिंग नॉन प्लेनर है तो जैसा कि हमने हकल्स रूल में डिस्कस किया था, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इट मस्ट हैव प्लेनर रिंग। तो यहां पर प्लेनर रिंग तो है ही नहीं। रिंग का जो शेप है वो कैसा है, टफ शेप है, दैट इज नॉन प्लेनर, ऐसा शेप है। ये शेप यहां पर है इसका टफ शेप जैसा, और ये रीजन है क्योंकि यहां पर रिंग नॉन प्लेनर है, इसलिए हमने इस मॉलिक्यूल को ना तो एरोमेटिक कहा ना एंटी एरोमेटिक कहा, क्योंकि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए रिंग प्लेनर होना जरूरी है। अब एक पॉइंट ये आता है देखो कि सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो अगर मैं इन मॉलिक्यूल के कार्बन एटम्स की बात करूं तो यहां पर तो सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जब रिंग में सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसा कि बेंजीन में हम कहते हैं कि बेंजीन हैज 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बेंजीन में अगर आप देखेंगे तो सारे 6 कार्बन उसके भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और उस रिंग को हम प्लेनर कहते हैं। तो हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, रिंग प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एरोमेटिक। तो यहां पर ऐसा लगता है कि 8 कार्बन एटम्स यहां पर सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो फिर तो ये रिंग भी प्लेनर होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है साइक्लिक रेजोनेंस में, तो फिर तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, वो रीजन आप समझना। देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात की जाए तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। आप ध्यान दीजिएगा मेरे स्टेटमेंट्स पर, आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात की जाए तो द मोस्ट स्टेबल अमंग दीज 3 कैटेगरीज इज एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, एंड द लीस्ट स्टेबल कैटेगरी इज एंटी एरोमेटिक। वास्तव में अगर एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, मैं लेस स्टेबल नहीं कह रहा हूं। एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्चुअल में अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मेरा पॉइंट समझना। देखो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स लाइक इंटरमीडिएट्स। जैसे इंटरमीडिएट्स की हम बात करते हैं, जैसे मान लो कार्बेटाइन की बात करें या फ्री रेडिकल की बात करें। देखो इंटरमीडिएट्स की अगर बात की जाए तो इंटरमीडिएट्स के लिए हम स्टेटमेंट देते हैं, इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आर कंज्यूम्ड। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं फॉर द टाइम बीइंग ड्यूरिंग द रिएक्शन उनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो ड्यूरिंग द रिएक्शन ही कंज्यूम भी हो जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। देखो इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल आप इंटरमीडिएट्स को स्टोर करके नहीं रख सकते, आप उनको एज अ कंपाउंड स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। और इसीलिए हम कहते हैं, जैसे कार्बेटाइन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि कार्बेटाइन को इन जनरल हम स्टोर करके रख लें एज अ कंपाउंड, नो, दैट इज एन इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बट इज कंज्यूम्ड। उसका फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब वो एज ए कार्बेटाइन कंज्यूम हो जाता है, किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हम इंटरमीडिएट्स के लिए कहते हैं कि दे आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बेटाइन, वैसे ही एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वास्तव में अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो एंटी एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस जो होता है वो एक तरह से बायरेडिकल के फॉर्म में होता है। आप ध्यान देना, वास्तव में देखो इनके अनस्टेबल होने का रीजन क्या है। जैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर मैं बात करूं
तो जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अनस्टेबल होने का रीजन होता है क्योंकि या तो इनके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड नहीं होते हैं, ध्यान देना, या तो इनके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड नहीं होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, या तो हम बात करते हैं कि इनके जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड है, फुलफिल्ड नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं और इसीलिए इनकी एनर्जी हाई होती है और एनर्जी हाई होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। और एक जनरल स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं कि इन जनरल जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस होता है वो बायरेडिकल के फॉर्म में होता है। अब आप सोचिए, अगर एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस एज अ बायरेडिकल होता है तो बायरेडिकल इज लाइक अ फ्री रेडिकल दैट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे ये जो मॉलिक्यूल है, देखो इन जनरल इसको ऐसा लिखा जाता है लेकिन वास्तव में इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है तो इस मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टर आपको मिलता है वो एक्चुअल में ऐसा मिलता है। इसका जो कैरेक्टर आपको मिलता है वो एक्चुअल में ऐसा मिलता है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है इसका एग्जिस्टेंस कैसा है, एज अ बायरेडिकल। देखो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल और यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं बायरेडिकल। तो वास्तव में देखो जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं लाइक इंटरमीडिएट्स। जैसे फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बट इज कंज्यूम्ड, दैट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन बट इज कंज्यूम्ड। व्हाई? बिकॉज फ्री रेडिकल इज अनस्टेबल। फ्री रेडिकल जो होता है एक अनस्टेबल स्पीशीज होती है जिसका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम बात करते हैं कि जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस होता है वो एज अ बायरेडिकल होता है एंड सिमिलर टू फ्री रेडिकल्स, सेम एज फ्री रेडिकल्स, दीज आर आल्सो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो देखो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर में 3 कैटेगरीज की तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उससे कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। और ध्यान देना, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के लिए मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो लेस स्टेबल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं इनके लिए वर्ड यूज करूंगा अनस्टेबल, क्योंकि लेस स्टेबल मॉलिक्यूल का तो एग्जिस्टेंस हो सकता है लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कह रहे हैं मतलब उसका हमें एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। तो वास्तव में एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो जब भी किसी रिएक्शन में, ध्यान देना, अगर किसी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है तो डेफिनेटली एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन वो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल आपको फाइनली एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मेरा पॉइंट समझना। जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें कि क्या इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक रिएक्शन आपके पास ऐसी हो सकती है कि जिस रिएक्शन में इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन डेफिनेटली पॉसिबल है लेकिन ये मॉलिक्यूल आपको फाइनली एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन होगा बट इसका फॉर्मेशन एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन होगा एज एन इंटरमीडिएट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका फॉर्मेशन एज एन इंटरमीडिएट हो सकता है लेकिन एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन लाइक एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन हो सकता है लेकिन वो आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर इसका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन हुआ तो हमने कहा भाई ये तो एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, तो अगर इसका फॉर्मेशन हुआ तो एज अ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है फिर एज अ प्रोडक्ट कैसा मिलेगा हमें? वास्तव में आप ध्यान देना, अगर किसी रिएक्शन में एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, अगर एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है तो जब भी किसी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल बनेगा तो वो आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं मिलेगा, या तो वो मॉलिक्यूल आपको एरोमेटिक मिलेगा या वो मॉलिक्यूल आपको मिलेगा नॉन एरोमेटिक। अब क्वेश्चन है कि फिर ये एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एंटी एरोमेटिक बनेगा और अगर हमने एक्सपेक्ट किया है तो डेफिनेटली वो बना भी होगा लेकिन वो हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो या तो नॉन एरोमेटिक मिलेगा या एंटी एरोमेटिक मिलेगा। तो क्वेश्चन है फिर वो या तो नॉन एरोमेटिक मिलेगा या फिर एरोमेटिक मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि जो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड था क्या वो रिएक्शन में बना होगा? यस, बना होगा, लेकिन वो एज एन इंटरमीडिएट बना होगा जो अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर आकर के
या तो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको नॉन एरोमेटिक मिलेगा या फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको एरोमेटिक मिलेगा। तो अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि क्वेश्चन है कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर कैसे आएगा, ये अपने आप को एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से कैसे चेंज करेगा कि या तो ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए या फिर एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन पॉसिबल है बट एज ए प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अब क्वेश्चन है कि फिर ये अपने इस एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से, इस अनस्टेबल कैरेक्टर से बाहर कैसे आएगा, ये अपने नॉन एग्जिस्टेंस फॉर्म में से एग्जिस्टेंस वाली फॉर्म में कैसे जाएगा, वो मैं आपको तरीका बताता हूं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, व्हाट इज द वे फॉर एन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। आप समझना बात को। देखो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होता है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अब आप देखो क्वेश्चन है कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल अपना कैरेक्टर चेंज कैसे करेगा, तो ध्यान देना, चेंज इन इट्स एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर इज पॉसिबल। ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल के एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर में चेंज कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द वे? सो वन ऑफ द वे इज चेंज इन ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, एक तो यहां पर हम बात करते हैं, वन ऑफ द वे इज बाय चेंज इन ज्योमेट्री। एक तो हम बात करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल जिस ज्योमेट्री में उसका फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, ध्यान देना, जिस ज्योमेट्री में उसका फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, जिस शेप में उसका फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, हो सकता है उस एक्सपेक्टेड शेप में वो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हो, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन वो अपने उस एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री को चेंज करके एक ऐसी ज्योमेट्री एक्वायर कर ले, एक ऐसा शेप एक्वायर कर ले जिससे वो मॉलिक्यूल अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर आ जाए। तो बाय चेंज इन ज्योमेट्री, बाय चेंज इन शेप, it is possible that an anti-aromatic molecule may get converted into non-aromatic or aromatic molecule. Non-aromatic molecule actually इसमें मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा आप ध्यान देना। देखो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। Its example is cyclooctatetraene। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ये यही मॉलिक्यूल है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस मॉलिक्यूल में ऑल द कार्बन एटम्स इन द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप सोचिए अगर इसमें सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो फिर तो यहां पर इस रिंग का शेप कैसे एक्सपेक्टेड था? प्लेनर। प्लेनर शेप यहां पर एक्सपेक्टेड था। ध्यान देना, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेड है प्लेनर। ये प्लेनर यहां पर रिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में ये हमें प्लेनर मिलती नहीं है। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर ये मॉलिक्यूल इस एक्सपेक्टेड शेप के साथ में इसका फॉर्मेशन होता तो फिर एक्सपेक्टेड शेप में तो हमें ये कैसा मिलता? प्लेनर रिंग। और प्लेनर रिंग अगर होती तो फिर तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होता और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल कैसा होता? एंटी एरोमेटिक। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल आपको कभी भी एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन है फिर ये मॉलिक्यूल हमें एक्चुअल में मिलेगा कैसे, एज अ प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? होता क्या, देखो इस मॉलिक्यूल में डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड शेप यहां पर रिंग का था प्लेनर। लेकिन जैसे ही इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये मॉलिक्यूल क्या होता है? अपने शेप को चेंज करता जाता है और फाइनली जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये आपको प्लेनर रिंग ना मिलकर के कैसे मिलती है? नॉन प्लेनर रिंग मिलती है टफ शेप में। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वास्तव में अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल आपको एक्चुअल में ऐसा मिलेगा। और अगर ऐसा मिला
तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इसका जो एक्चुअल शेप है, जो एक्चुअल शेप आपको रिंग का मिलता है वो मिलता है टब शेप। और अगर टब शेप है तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि टब शेप के अकॉर्डिंग ये यहां पर नॉन प्लेनर रिंग होगी, और अगर नॉन प्लेनर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कहा इट इज नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, अगर हम बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड शेप यहां पर रिंग का था प्लेनर, लेकिन एक्चुअल में हमें ये प्लेनर रिंग मिलती नहीं है। तो वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल ने अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को चेंज किया। कैसे चेंज किया? बाय चेंज इन शेप ऑफ द रिंग। क्योंकि रिंग का एक्सपेक्टेड शेप प्लेनर था, लेकिन वो हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसा मिला? एज अ प्रोडक्ट जब उस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो कैसा मिला? वो नॉन प्लेनर मिला। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये रिंग हमें एक्चुअल में किस शेप में मिली? टब शेप में मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इस मॉलिक्यूल ने अपनी रिंग की शेप को चेंज किया होगा, और फॉर्मेशन के साथ साथ वो फाइनली हमें रिंग किस फॉर्म में मिली? टब शेप में मिली। और इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमें नॉन एरोमेटिक मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड एंटी एरोमेटिक था, लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, फॉर्मेशन के साथ साथ ही इसने अपना शेप चेंज किया होगा, और एक्सपेक्टेड प्लेनर रिंग की जगह हमें किस शेप में रिंग मिली? टब शेप में, और उसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच एन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक मॉलिक्यूल। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा हम बात करते हैं बाय डायमराइजेशन। आप ध्यान देना, द सेकेंड वे इज बाय डायमराइजेशन। दूसरा तरीका डायमराइजेशन के थ्रू। डायमराइजेशन कैसे? इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, देखो इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें कि अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस होता है वो एज अ बायरेडिकल होता है। तो वास्तव में देखो इसका जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो कैसा होगा? ये इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है बायरेडिकल के फॉर्म में। अब एक बात सोचिए, देखो अगर हम बात करें कि यहां पर इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस बायरेडिकल के फॉर्म में होता है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। अब आप देखो, अगर ये मॉलिक्यूल डायमराइज हो जाए, डायमराइजेशन समझ रहे हैं ना? डायमराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में क्लब हो जाएं। तो आप सोचिए, अगर ये मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिएक्शन जब ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे, तो पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है। और ध्यान देना, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? देखो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है, ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर ले, भाई दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, और इस तरह से ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाए, और ऐसे यहां पर इन दोनों कार्बन एटम्स का कॉम्बिनेशन हो जाए, और इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल अगर आपस में क्लब हो गए, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड डायमराइजेशन। तो आप देखो, आफ्टर दिस डायमराइजेशन यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल। आप ध्यान देना, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, और इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है इस तरह से। और अब मैं कह सकता हूं ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल हमें मिला, इस मॉलिक्यूल में अब रेजोनेंस एब्सेंट है, और अगर रेजोनेंस एब्सेंट है, देयर इज नो साइक्लिक रेजोनेंस, इवन देयर इज नो रेजोनेंस, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एंड नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो इसके लिए आप कह सकते हैं इट इज अ कंपाउंड, व्हाइल दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस मॉलिक्यूल इज इंटरमीडिएट, नॉट अ कंपाउंड, क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा है? इसका बिहेवियर इज नॉट लाइक अ कंपाउंड, इट्स बिहेवियर इज लाइक अ फ्री रेडिकल, बायरेडिकल। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और फ्री रेडिकल जो होते हैं वो तो अनस्टेबल होते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर इन दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्लब हो गए, और डायमराइजेशन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गए? नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल में। एक तरीका ये भी होता है, और मैं एक तरीका बताता हूं, ध्यान देना। थर्ड वे क्या हो सकता है? देखो, द थर्ड वे इज
बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, या तो एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, या आप कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, यही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, अब इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो हमने कहा भाई ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब आप ध्यान देना, देखो ये मॉलिक्यूल अगर एक ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर ये मॉलिक्यूल एक ऐसे सोर्स के कांटेक्ट में आ जाए जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। आप ध्यान देना, अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन ये मॉलिक्यूल ऐसे सोर्स के कांटेक्ट में आ जाए जिस सोर्स में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, तो ध्यान देना इस एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है कि इट विल ईदर ट्राई टू डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल ट्राई टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। या तो इसमें आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी होगी या ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। क्वेश्चन उससे क्या होगा, एक बात सोचिए, अभी इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, राइट, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये एंटी एरोमेटिक है। अब आप सोचिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर ले तो 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ में ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो 4 - 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही तो डिफरेंस है ना। एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही तो गैप है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गैप अगर है तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में कह सकते हैं कि या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी या 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि दोनों ही केस में वो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। जैसे ये मॉलिक्यूल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है, अभी एंटी एरोमेटिक है। इफ इट इज डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स -2, तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एरोमेटिक हो जाएगा, या आफ्टर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स +2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में भी ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। क्वेश्चन है फिर ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक्सेप्ट करेगा। तो देखो ये तो सामने वाले सोर्स पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला क्या चाहता है, क्योंकि ये तो दोनों ही कंडीशन में रेडी है, ये तो दोनों ही केस में रेडी है। अगर सामने वाला सोर्स इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और सामने वाला सोर्स अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए भी तैयार है। तो डिपेंड करेगा सामने वाला सोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या डोनर है, क्योंकि ये तो दोनों ही केस में तैयार है, क्योंकि दोनों ही केस में ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर आ जाएगा। अब जरा देखो, मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम के कांटेक्ट में है, मेटल के कांटेक्ट में है, सोडियम के कांटेक्ट में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान देना, ऐसा मान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो सोडियम के कांटेक्ट में है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हम आगे रिएक्शंस में बात करेंगे, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर भी इसका यूज होगा। ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेटल की प्रेजेंस मिलती है सॉल्वेंट के साथ में, लाइक इन दिस केस सोडियम इज प्रेजेंट अलोंग विद ड्राई ईथर, तो यहां पर हम कह सकते हैं ईथर इज अ सॉल्वेंट एंड सोडियम वो मेटल। तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेटल की प्रेजेंस मिलती है सॉल्वेंट के साथ में, तो ध्यान रखिएगा उस मेटल का सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एक ही फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? उस मेटल का सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ड्यूरिंग द रिएक्शन एक ही फंक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। मतलब ये स्टेटमेंट आप एकदम दिमाग में सेट कर लो कि मेटल ड्यूरिंग द रिएक्शन
मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन सप्लायर, वो एक इलेक्ट्रॉन सप्लायर का काम करता है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि इस केस में हमने कहा भाई सोडियम यहां पर प्रेजेंट है ड्राई ईथर के साथ में, और सॉल्वेंट के साथ में अगर सोडियम प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं यहां पर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब आप देखो यहां पर मैं इसमें 2 इक्विवेलेंट्स ले रहा हूं उसके, ट्वाइस Na, तो यहां पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्वाइस Na पॉजिटिव। अब आप देखो इस बायरेडिकल की अगर मैं बात करूं, इस एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो अगर हमने कहा कि मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो इस मॉलिक्यूल में टेंडेंसी है कि उस सोर्स से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो होगा क्या, देखो अब मैं अगर यहां पर बात करता हूं कि जैसे इस कार्बन के पास अभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां ऐड हो जाए, और इसी तरह से इस कार्बन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी वैकेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो जाए। और आप सोचिए इस तरह से दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो क्या होगा, देखो यस ध्यान देना, इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन पर जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो यहां पर अवेलेबल है, दोनों कार्बन पर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ध्यान दीजिएगा अब जो न्यू मॉलिक्यूल हमारे पास होगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आफ्टर एडिशन ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो अब आप कह सकते हैं कि यहां पर एक लोन पेयर आ जाएगा। और आप सोचिए न्यूट्रल कार्बन ने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो न्यूट्रल कार्बन आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, ये अब यहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और इसी तरह से ये कार्बन भी जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के साथ में ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और अब आप ध्यान देना 2 + 2 + 2, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का अब आपको साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगा। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, नाउ विद 6 इलेक्ट्रॉन्स दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। तो आया समझ में, दिस इज हाउ एन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल by accepting 2 electrons or by donating 2 electrons will convert into aromatic molecule। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से यहां पर इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, जब ये इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आया, वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, सोडियम से, क्योंकि मेटल का सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमेशा ध्यान रखना है कि काम होगा, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लायर का काम करेगा। तो सोडियम ने यहां पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, और वो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर ऐड हुए, तो ये हमें यहां पर एक डाई अनाइन मिला, और डाई अनाइन के साथ में नाउ दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। आया समझ में? ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है। कैसे, देखो देखो इस मॉलिक्यूल को इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, इस डाई अनाइन का जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है, वो पेरेंटल मॉलिक्यूल ये, अरे इसी से बना ना ये, तो देखो इसका पेरेंटल मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, इसका पेरेंटल मॉलिक्यूल मेरे पास ये है। इनिशियली ये मॉलिक्यूल मेरे पास ये था, और ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब हो जाएगा -2। तो ध्यान देना, इस डाई अनाइन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? देखो इस रिंग में मैंने अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये, लेकिन साथ में -2 है, तो -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करें, तो 4 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये एरोमेटिक है। और ध्यान देना, यही मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में वास्तव में जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है वो क्या है, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज एक्चुअली दिस मॉलिक्यूल। ध्यान देना, ये, और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो 4 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कंडीशन है। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में यही मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल ने 2 सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद में ये इस डायनाइन में कन्वर्ट हुआ, और इसी डायनाइन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो आपको क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है। तो बात समझ में आई? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, एंड हाउ
इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मॉलिक्यूल विच कैन एग्जिस्ट, क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तो नहीं होगा, तो ये एक ऐसे मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा जिसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो। क्योंकि आप सोचिए, अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड हो, तो क्वेश्चन है कि क्या वो हमें एज ए प्रोडक्ट मिल पाएगा? नो, क्योंकि वो तो अनस्टेबल है। तो फिर हमें प्रोडक्ट में मिलेगा क्या? या तो एरोमेटिक मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा, या फिर नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन है फिर वो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट कैसे होगा? तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को चेंज कैसे करेगा? तो इट इज पॉसिबल इन दीज 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीके हैं। वन ऑफ द वे इज बाय चेंज इन ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मॉलिक्यूल का अगर मैं बात करूं तो इसमें रिंग का जो एक्सपेक्टेड शेप है वो प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल में प्लेनर मिलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? ड्यूरिंग द रिएक्शन बनने के साथ साथ ही इस रिंग का शेप चेंज होता गया होगा, और शेप चेंज होकर के फाइनली जो शेप आपको मिला वो कैसा मिला? टफ शेप मिला। और टफ शेप के साथ में हमने कहा भाई ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। फिर हमने कहा एक तरीका है बाय डायमराइजेशन। डायमराइजेशन में क्या होगा? एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होगा वो ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे तो ऐसे 2 एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल आपस में क्लब हो जाएंगे, डायमराइज हो जाएंगे, और इस तरह से ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर थर्ड वे इज बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर ले, जैसा कि यहाँ पर हमने सोर्स पे डिपेंड करेगा सामने वाला सोर्स कैसा है। हमने यहाँ पर सोडियम लिया ड्राई ईथर के साथ में, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस मॉलिक्यूल ने उस सोर्स से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हुआ एरोमेटिक में। अब एक बात ध्यान देना, देखो इन 3 पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इन 3 पॉसिबिलिटीज में क्या मैं कह सकता हूं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इंट्रा। जो पहली पॉसिबिलिटी है, जो पहला प्रोसेस है, वो एक इंट्रा प्रोसेस है। समझना इस बात को। यस, आप ध्यान दीजिएगा। देखो फर्स्ट प्रोसेस की अगर बात की जाए बाय चेंज इन ज्योमेट्री, तो क्या मैं कह सकता हूं? इट इज एन इंट्रा प्रोसेस। क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल के शेप में चेंज आया, अगर इस रिंग के शेप में चेंज आया, तो क्या शेप में चेंज आने के लिए ये मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है क्या? नो, इसका किसी अदर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन नहीं है। इंटरनली आप कह सकते हैं विद इन द मॉलिक्यूल क्या हुआ? इस रिंग का शेप चेंज हुआ, और शेप चेंज होने के साथ में किस में कन्वर्ट हो गया? नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो आप कह सकते हैं चेंज इन शेप और ज्योमेट्री इज इंट्रा प्रोसेस। इट इज बाय इंट्रा प्रोसेस, इट इज व्हाटएवर इट इज विद इन द मॉलिक्यूल, देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद एनी अदर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम डायमराइजेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं डायमराइजेशन में 2 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और 2 मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरेक्शन है तो इसको हम कहेंगे इंटर प्रोसेस। तो देखो डायमराइजेशन प्रोसेस जो है दैट इज एन इंटर प्रोसेस। और अगर हम बात करें बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक इंटर प्रोसेस होगा, क्योंकि इसके लिए भी मॉलिक्यूल को एक ऐसे सोर्स के कांटेक्ट में आना होगा जो या तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। तो ये भी आप कह सकते हैं एक इंटर प्रोसेस है। अब आप देखो, अगर फर्स्ट प्रोसेस इंट्रा है, दैट इज व्हाटएवर इज द प्रोसेस इट इज विद इन द मॉलिक्यूल, जबकि सेकंड और थर्ड इंटर है, तो एक पॉइंट ये आता है कि हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल के सामने ऑप्शन है कि या तो वो अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर आ सकता है बाय चेंज इन ज्योमेट्री और शेप, दूसरा हमने कहा बाय डायमराइजेशन, और थर्ड हमने कहा बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन है कि इसमें से प्रेफर क्या होगा? इसमें से प्रेफर क्या होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान देना। देखो अगर हम बात करें इंट्रा और इंटर, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के सामने 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एक ही मॉलिक्यूल के सामने 2 ऑप्शन है, इंट्रा और इंटर, तो ध्यान देना ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा प्रोसेस इज ऑलवेज प्रेफर्ड बिकॉज इंट्रा प्रोसेस इज फास्टर देन इंटर प्रोसेस। इस बात को समझना, इस कंसेप्ट को आप माइंड में रखना। इसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में भी काफी यूज करेंगे कि अगर किसी रिएक्शन में 2 प्रोसेस की पॉसिबिलिटीज हैं और उन 2 प्रोसेस में अगर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि एक इंटर प्रोसेस है और एक इंट्रा प्रोसेस है, तो हमेशा इंट्रा प्रेफर होता है, क्योंकि इंट्रा के लिए एक मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। उसको इस बात का वेट नहीं करना है कि वो पहले दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आए तब वो प्रोसेस हो। क्योंकि आप देखो इंटर की अगर बात करें तो इंटर के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि 2 मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है,
और ऐसा भी नहीं होता है देखो कि दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आए और प्रोसेस हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में कांटेक्ट में आना जरूरी है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दो मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में कांटेक्ट में आना जरूरी है, तब उनके बीच में सक्सेसफुली रिएक्शन हो सकती है। तो इतना सब कुछ हो, इससे पहले ही विद इन द मॉलिक्यूल चेंजेस हो जाते हैं, मतलब इंट्रा प्रोसेस हो जाता है। तो हमेशा इंट्रा प्रोसेस फास्ट होता है इंटर से। इसीलिए हम बात करते हैं कि यहां पर अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो प्रेफरेंस तो यही होगा कि इंट्रा प्रेफर होगा। तो अब एक पॉइंट आता है कि अगर ऐसी बात है कि इंट्रा प्रेफर होगा तो फिर तो यहां पर क्या होना चाहिए, हर मॉलिक्यूल, हर एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल फिर तो क्या करे, जैसे ही उसका फॉर्मेशन हो, रिंग का शेप चेंज हो और शेप चेंज होने के साथ में वो नॉन एरोमेटिक बन जाए। भाई उसके लिए करना क्या है, उस रिंग को प्लेनर की जगह क्या बनना है, नॉन प्लेनर बनना है। तो ऐसा तो हर मॉलिक्यूल चाहेगा, डेफिनेटली ऐसा हर मॉलिक्यूल चाहेगा कि ड्यूरिंग द रिएक्शन बनने के साथ में ही वो अपना शेप चेंज करता जाए रिंग का, और प्लेनर रिंग की जगह अगर वो नॉन प्लेनर हमें मिल जाए जैसा कि ये मॉलिक्यूल मिला, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं डायमराइजेशन की बात करूं तो डायमराइजेशन के लिए हम कह सकते हैं कि एक बार तो मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक बनना ही पड़ेगा ना भाई, एक बार तो उसको एंटी एरोमेटिक बनना ही पड़ेगा। जब तक कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नहीं आ जाता, जब तक कि ये दोनों आपस में डायमराइज नहीं हो जाते, क्लब नहीं हो जाते, तब तक तो आप कह सकते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूं तो दोनों मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली एंटी एरोमेटिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमराइजेशन में तो मॉलिक्यूल को पहले तो एक बार एंटी एरोमेटिक ड्यूरिंग द रिएक्शन बनना ही पड़ेगा। जब वो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल दूसरे एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, दोनों आपस में क्लब होंगे, डायमराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब एक नया मॉलिक्यूल बनेगा और वो नया मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। जबकि आप देखो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस के लिए मॉलिक्यूल को वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि मॉलिक्यूल पहले तो रिंग प्लेनर बनेगी। ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये तो फाइनली बनेगा ही कैसा, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि रिंग पहले तो प्लेनर बनेगी और प्लेनर बनने के बाद में मॉलिक्यूल को याद आएगा कि अरे मैं तो एंटी एरोमेटिक बन गया, चलो अपने आप को चेंज करो, अब रिंग को चेंज करो, उसका शेप चेंज करो, तब शेप में आओ, अब नॉन एरोमेटिक। नो, शेप तो बनने के साथ साथ ही चेंज होता चला जाएगा, और जब मॉलिक्यूल पूरा बनेगा तो फाइनली मॉलिक्यूल आपको किस फॉर्म में मिलेगा, टफ शेप में मिलेगा, नॉन एरोमेटिक। मतलब इसके लिए आप कह सकते हैं ये तो कभी एंटी एरोमेटिक बना ही नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनना इसका एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो उस एक्सपेक्टेड सिचुएशन में कभी गया ही नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन के साथ साथ ही शेप चेंज होता चला गया और फाइनली जब मॉलिक्यूल बना तो आपको नॉन एरोमेटिक मिला। लेकिन डायमराइजेशन के लिए तो मैं कह सकता हूं कि जब तक ये मॉलिक्यूल सिंगल है, एक बार तो पहले सिंगल मॉलिक्यूल बने, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल बने, फिर दोनों क्लब हो, एक नया मॉलिक्यूल बने, वो नया मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। लेकिन इंडिविजुअली जब तक ये सिंगल मॉलिक्यूल है तब तक तो एंटी एरोमेटिक है ना। और ऐसे इसके लिए भी कह सकते हैं कि जब तक इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए या जब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए तब तक तो ये एंटी एरोमेटिक है। जब ये सोर्स के कांटेक्ट में आएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा या उसे इलेक्ट्रॉन देगा, तब ये एंटी एरोमेटिक, तब ये एरोमेटिक बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इंटरफेसेस में आप कह सकते हैं कि जब तक मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है तब तक वो एंटी एरोमेटिक है, जब तक इस फॉर्म में तब तक एंटी एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं चेंज इन शेप ज्योमेट्री की बात करूं तो इसमें तो ये इस फॉर्म में आएगा ही नहीं ना, प्लेनर तो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था। ये तो आपको फाइनली जब इसका बना फॉर्मेशन हुआ तभी आपको कैसा मिल गया, नॉन एरोमेटिक के फॉर्म में मिला। तो एक पॉइंट आता है फिर तो मॉलिक्यूल पहले एंटी एरोमेटिक बनेगा ही क्यों, वो क्यों डायमराइजेशन का वेट करेगा, वो क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने का वेट करेगा। वो तो हर मॉलिक्यूल ये चाहेगा कि वो तो बनने के साथ साथ ही रिंग का शेप चेंज कर ले और नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल हर मॉलिक्यूल ये प्रोसेस चाहता है, बिल्कुल ये प्रोसेस प्रेफर करेगा हर मॉलिक्यूल। लेकिन हर मॉलिक्यूल अपने रिंग के शेप को चेंज नहीं कर पाएगा। आप ध्यान देना, ये जो मैं रिंग में शेप चेंज होने की बात कर रहा हूं, ये स्मॉल रिंग्स में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इट इज पॉसिबल ओनली इन दोज रिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 8 और मोर देन 8 एटम्स। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर रिंग छोटी है, जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ध्यान देना, जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करें तो क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूल क्या करेगा। क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कर सकता कि ये एंटी एरोमेटिक के फॉर्म में बने ही ना, ये बनने के साथ साथ ही अपना शेप चेंज कर ले रिंग, और नॉन प्लेनर होने के साथ में ये नॉन एरोमेटिक मिल जाए भाई। क्योंकि हमने कहा कि जब तक ये इस फॉर्म में है तब तक तो एंटी एरोमेटिक है ना। अब जब ये दूसरे मॉलिक्यूल से क्लब हो जाएगा, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, तब वो नॉन एरोमेटिक बनेगा ऐसा। या फिर जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, एक नया मॉलिक्यूल बने ऐसा, तब वो एरोमेटिक होगा। लेकिन जब तक ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है तब तक तो एंटी एरोमेटिक ही है ना। तो एक पॉइंट आता है कि फिर ये एंटी एरोमेटिक बनी क्यों रहा है।
ये तो इसके पास ये भी ऑप्शन था कि बनने के साथ साथ ही इस रिंग का शेप चेंज हो जाता और ये रिंग नॉन प्लेनर हो जाती और नॉन प्लेनर होने के साथ में ये नॉन एरोमेटिक मिल जाता। डेफिनेटली ऐसा ये मॉलिक्यूल चाहता है, लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो स्मॉल रिंग है ना, स्मॉल रिंग में अगर शेप चेंज होगा तो ये बात तो सही है कि शेप चेंज होने के साथ में इसका एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें शेप चेंज हुआ इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन अगर आएगा तो याद करो हमने पहले डिस्कस किया है, स्ट्रेन भी तो मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। याद करो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी केस डिस्कस किया था। तो देखो स्ट्रेन अगर आएगा तो मॉलिक्यूल स्ट्रेन बेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी छोटी रिंग होगी उसमें स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, और स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है कि उस मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बात सोचिए, मॉलिक्यूल अपने एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर आने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए, अगर वो शेप चेंज कर रहा है, रिंग का शेप चेंज हो रहा है, कब? जब स्मॉल रिंग्स हैं, तो शेप चेंज होने से वो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेन उसको जीने नहीं देगा। वो स्ट्रेन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उस स्ट्रेन की वजह से फिर से मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो रिंग में शेप चेंज होने की हम बात कर रहे हैं कि रिंग प्लेनर की जगह नॉन प्लेनर बन जाए, जैसा कि हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया, तो ऐसा शेप में चेंज तभी पॉसिबल होगा जब रिंग्स बड़ी होंगी। और इन जनरल हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज रिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 8 और मोर देन 8 एटम्स। अगर 8 एटम्स से छोटी रिंग्स हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 8 से छोटी रिंग्स अगर हैं तो उनमें शेप चेंज करने वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उन रिंग्स में अगर शेप चेंज होता है तो शेप चेंज होने का मतलब डेफिनेटली एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से तो मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अगर 8 एटम से छोटी रिंग हैं तो उनमें फिर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से बाहर आने का जो ऑप्शन है वो प्रैक्टिकली कौन सा ऑप्शन मिलता है? या तो सेकंड ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो प्रेफर तो हर मॉलिक्यूल करना चाहता है, लेकिन वो पॉसिबल कब होगा? जब रिंग्स बड़ी होंगी, जब रिंग में 8 या 8 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो आया समझ में? ये मॉलिक्यूल यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कैसे मिला, समझ में आया? इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक, ये वही है देखो जो डायमेराइजेशन से हमें मिला, और ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक, ये मॉलिक्यूल यही है जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से बना। क्लियर बात है? तो दिस इज अबाउट दीज 3 मॉलिक्यूल्स। 17th नंबर मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, 18th नंबर मॉलिक्यूल इज आल्सो नॉन एरोमेटिक क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस एब्सेंट है, और 19th मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि ये मॉलिक्यूल हमें एरोमेटिक मिलता, क्योंकि 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स अगर यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाए तो 5 पाई बॉन्ड्स का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में दिस मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी एरोमेटिक। बट आप ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये थोड़े से इंफॉर्मेटिव एग्जांपल है जो आपको माइंड में रखने हैं, लेकिन साथ में मैं रीजंस आपको बता रहा हूं कि हमें एक्सपेक्टेड की जगह दूसरा मॉलिक्यूल क्यों मिला, दूसरी कैटेगरी मॉलिक्यूल क्यों मिला, वो रीजंस मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। थोड़े से इंफॉर्मेटिव एग्जांपल है, आप याद रखिएगा इनको। देखो इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो ये भी हमें नॉन एरोमेटिक मिलता है, ये मॉलिक्यूल भी हमें नॉन एरोमेटिक मिलता है। एक्सपेक्टेड है मॉलिक्यूल एरोमेटिक, लेकिन एक्चुअली हमें ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक मिलता है, और इसके नॉन एरोमेटिक होने का रीजन है नॉन प्लेनर रिंग। यहां पर भी अगर हम बात करें तो जो रिंग हमें मिलती है वो नॉन प्लेनर मिलती है, और देखो रिंग अगर नॉन प्लेनर है तो फिर तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता। ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए एटलीस्ट एक रिंग तो प्लेनर मिलना ही चाहिए आपको। क्लियर? अब क्वेश्चन है कि ये तो अगर प्लेनर रिंग होती तब तो इसको तो फायदा ही था भाई, तब तो इसको फायदा था ना, फिर तो एरोमेटिक था। अगर एंटी एरोमेटिक से अगर नॉन प्लेनर बनता तो चलो समझ में आ रहा है कि एंटी एरोमेटिक में दिक्कत थी, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक बना, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है। इसका तो समझ में आ रहा है कि रिंग प्लेनर की जगह नॉन प्लेनर क्यों बनी, क्योंकि अगर प्लेनर होती तो एंटी एरोमेटिक प्रॉब्लम है, तो इसने नॉन प्लेनर। लेकिन यहां तो अगर रिंग प्लेनर होती तो दिक्कत क्या है? तब तो एरोमेटिक ही होता ना, तब तो अच्छी बात होती। अगर ये रिंग प्लेनर होती तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। देखो अगर इस कार्बन का आप चेक करें, क्या मैं कह सकता हूं ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप ध्यान देना, ये कार्बन जैसे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 है। देखो इस sp2 कार्बन का ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये इसका दूसरा सिग्मा बॉन्ड, जरा इमेजिन करें इसका थर्ड सिग्मा बॉन्ड का ओरिएंटेशन कैसा होगा। आप ध्यान देना, एक sp2 कार्बन की अगर बात की जाए
तो अगर ये sp2 कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड है और ये अगर इसका दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या मैं कह सकता हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्स 120 डिग्री। तो आप सोचिए ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन करते हुए ये अगर इसके दो सिग्मा बॉन्ड है तो इसका थर्ड सिग्मा बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, तभी तो ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप मेंटेन होगा 120 डिग्री एंगल के साथ में। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो आप देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसका एक सिग्मा बॉन्ड है, ये इसका अगर दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका जो थर्ड सिग्मा बॉन्ड होगा वो इस तरह का होगा और यहां पर आप कह सकते हैं H प्रेजेंट होगा। मेरा पॉइंट समझना, ये इसका यहां पर थर्ड सिग्मा बॉन्ड होगा जहां पर H प्रेजेंट होगा। आया समझ में? अब जरा देखो बिल्कुल इसके अपोजिट में ये जो कार्बन यहां पर प्रेजेंट है, इस कार्बन की अगर बात करें तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये अगर इसका एक सिग्मा बॉन्ड है और ये अगर इसका दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तो आप सोचिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर शेप के अकॉर्डिंग इसका थर्ड सिग्मा बॉन्ड कैसा होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, अंदर की साइड में। जरा ध्यान देना, इस कार्बन का जो थर्ड सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए अंदर की साइड में जहां पर H प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहां पर शायद आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी, दोनों अगर मैं दोनों कार्बन के हाइड्रोजन्स को यहां पर शो करता हूं थर्ड सिग्मा बॉन्ड पर, तो दोनों ही हाइड्रोजन सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, सेम लोकेशन को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। आप ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो देखो इस मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम क्या है, जरा देखो देखो ये कार्बन sp2 और अगर मैं इस कार्बन का थर्ड सिग्मा बॉन्ड शो करता हूं तो इसका थर्ड सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ऐसा होगा जहां पर H प्रेजेंट होगा। और अब मैं अगर इस कार्बन का थर्ड सिग्मा बॉन्ड शो करता हूं, इसके अपोजिट में जो कार्बन है ये भी sp2 है, तो प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर मैं इसके थर्ड सिग्मा बॉन्ड जिस पर H प्रेजेंट है उसको अगर मैं शो करूंगा तो वो सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। अब एक बात सोचिए, यहां पर एक कार्बन का हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन भी इसी लोकेशन पर तो कैसे आएगा? अरे भाई अगर मैं इस लोकेशन पर हूं तो अगर मैं कहूं कि यहां पर एक दूसरा पर्सन आ जाए तो सेम लोकेशन पर दूसरा पर्सन तो नहीं आ सकता, वो तो एक ही तरीका हो सकता है कि मैं यहां से हटूं पहले तब दूसरा पर्सन आ सकता है। या फिर अगर कोई ये कहे कि नहीं मुझे तो इसी लोकेशन पर आना है बिना मेरे हटे हुए, मैं तो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं हूं, और दूसरा पर्सन यहां पर आना चाह रहा है, तो उसका तो एक ही तरीका है कि या तो वो मेरे ऊपर आ जाए या वो मेरे नीचे आ जाए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ध्यान दो, देखो ये एक रिंग हमारे पास है, ये एक क्लोज रिंग हमारे पास है। अब जरा देखो इस क्लोज रिंग में अगर मैं ये क्लोज रिंग समझ लो, अब मैंने यहाँ पर इस कार्बन का हाइड्रोजन शो किया, इस कार्बन का मैं हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, ऐसे में इस कार्बन का हाइड्रोजन अब एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये कि ये हाइड्रोजन भी यही आना चाह रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर सेम लोकेशन पर आना चाह रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। अब कैसे ही ऑक्यूपाई करेंगे, कैसे यहाँ पर एक लोकेशन पर आ सकते हैं? तो उसका एक ही तरीका है कि हाइड्रोजन एक ही जगह पर एक साथ तो नहीं आ सकते। तरीका इसका यही है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे आ जाए। मतलब उस केस में तो फिर आप कह सकते हैं कि अगर ये एक लोकेशन पर नहीं आ सकते तो, और अगर मुझे हाइड्रोजन यहाँ पर शो करना है तो उसका एक ही तरीका है कि ये रिंग प्लेनर की जगह थोड़ी सी नॉन प्लेनर हो जाए, तो हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम ये कि हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने एक ही जगह पर नहीं आ सकते ना, तो फिर क्या तरीका होगा, ये रिंग अपनी प्लेनरिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, और अगर ये नॉन प्लेनर रिंग हो जाए तो फिर ये हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो वास्तव में देखो, अगर ये रिंग अपनी प्लेनरिटी को मेंटेन करना चाह रही है, अगर ये रिजिड हो जाए कि नहीं मुझे तो प्लेनर बनना है क्योंकि उसमें तो मैं एरोमेटिक हो जाऊंगी, तो प्रॉब्लम यहां पर ये कि उस केस में इसका फॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एक ही लोकेशन पर तो कैसे आ जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ऊपर नीचे आ सकते हैं, और ऊपर नीचे आने के लिए फिर तो इस रिंग को कैसा बनना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल में रिंग का शेप कैसा होना पड़ेगा, नॉन प्लेनर। तो वास्तव में ये रिंग नॉन प्लेनर क्यों मिली हमें? क्योंकि प्लेनर की कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन का सेम लोकेशन पर आना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे में वो रिंग नॉन प्लेनर हुई, और रिंग अगर नॉन प्लेनर हुई तो हाइड्रोजन हमें एक दूसरे के ऊपर नीचे मिल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन यहां पर एक दूसरे के ऊपर नीचे तभी आ पाएंगे जब ये रिंग नॉन प्लेनर हो। आ रही बात समझ में? ये रीजन है कि हमें ये मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड था कि एरोमेटिक मिलता, बट एरोमेटिक में प्रॉब्लम है कि एरोमेटिक तब मिलेगा जब रिंग प्लेनर होगी, और प्लेनर रिंग में इन दो हाइड्रोजन का एक ही लोकेशन पर, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही लोकेशन पर दो एटम कैसे आ जाएंगे? वो एक ही लोकेशन पर दो एटम ऊपर नीचे आ सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर तो नहीं आ सकते, सेम लेवल पर तो नहीं आ सकते। सेम लेवल पर नहीं आ सकते तो फिर तो लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, चेंज होगा, और लेवल चेंज होने का मतलब रिंग
नॉन प्लेनर हो जाएगी। ये रीजन है कि मॉलिक्यूल यहां पर हमें नॉन एरोमेटिक मिलता है। और ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को, ये जो हाइड्रोजन्स के बीच में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम नेम देते हैं ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। इस प्रॉब्लम को हम नेम देते हैं ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। देखो आप ध्यान देना, अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन का हाइड्रोजन इस साइड में, इस कार्बन का हाइड्रोजन अपोजिट साइड में, मतलब यहां पर एक तरह से मैं कह सकता हूं कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रांस। ऐसे ही इस डबल बॉन्ड के अबाउट इस कार्बन का हाइड्रोजन इस साइड होगा और इसका हाइड्रोजन अंदर है, तो यहां भी हाइड्रोजन अपोजिट है, मतलब ये भी यहां पर क्या है, ट्रांस। तो ये जो ट्रांस वाले हाइड्रोजन हैं, इनके बीच में यहां पर हमने का प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हमने नाम क्या दिया है, ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन, द रिंग विल एक्वायर नॉन प्लेनर शेप। और रिंग अगर नॉन प्लेनर होगी तो फिर ये मॉलिक्यूल ना तो एरोमेटिक हो सकता, ना एंटी एरोमेटिक हो सकता, क्योंकि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर रिंग होना जरूरी है। रिंग अगर नॉन प्लेनर है तो इट विल बी नॉन एरोमेटिक। सो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूल्स विच आर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, इसी की एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ स्पेशल एग्जांपल मैंने जो डिस्कस किए वो आप याद रखना, उनको आप माइंड में रखना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 20 ये स्पेशल एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें स्पेशल एग्जाम्पल है, एंड वेरी स्पेशल एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सो इज इट क्लियर नाउ?